हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर के इस सेक्शन में। और हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास आप तक पहुंच गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। आइए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस करंट अफेयर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और जो पिछले एक कैलेंडर ईयर में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित समाचार हैं उन पे एक नज़र फेरते हैं। और नज़र इस तरह से फेरते हैं कि इससे अगर कोई सवाल आता है बच्चों तो वो आपसे हल हो जाए, सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं मेंस भी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है ये अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा आपको मेंस में भी कारगर सिद्ध होगा। पहली जो न्यूज़ है वो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 में टाइगर्स की संख्या के बारे में, टाइगर्स की संख्या के एस्टिमेशन के बारे में जानकारी आपको मिलती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है टाइगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है। IUCN के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था। IUCN की जो कैटेगरी है उसमें टाइगर को इंडेंजर्ड स्पीसीज माना जाता है। ठीक है, और आवश्यकता टाइगर को प्रोटेक्ट करने की इसलिए पड़ी कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा के अनुसार सन 1900 में हमारी भारतवर्ष में लगभग 40,000 टाइगर हुआ करते थे, 40,000 टाइगर, जस्ट इमेजिन। और जिनकी संख्या 1972 आते आते सिमट के रह जाती है 1800 के आसपास। तो इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन, जिसके कारण प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया जाता है 1973 में। आप सभी जानते होंगे प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में, जिसके तहत देश भर में टाइगर रिजर्व बनाए गए। टाइगर रिजर्व, आप सबको पता है टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड एरिया एंड दे आर बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इज इंश्योर्ड हियर। यहाँ जो टाइगर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें कोर जोन और बफर जोन होते हैं, जैसा कि आप बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हैं। हर रिजर्व में कुछ इस तरह के कोर जोन और बफर जोन होते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ये सब कुछ आप जो जेनरिक क्लास होती है उसमें आपने पढ़ा होगा। मैं ज़रा रिफ्रेश करते चल रहा हूँ, ठीक है। टाइगर रिजर्व 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनने लगे। भारत में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं और इनके पॉपुलेशन का एस्टिमेशन होना शुरू हुआ। इनकी जनसंख्या कितनी है इसके बारे में जानकारी का दौर शुरू होता है। इनकी जनसंख्या को गिनने के लिए जो तकनीक यूज होती थी पहले, याद रखिएगा, वो थी पगमार्क सेंसस टेक्निक। टाइगर सेंसस इस प्रक्रिया का नाम है, याद रखिएगा टाइगर सेंसस। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। और इसको टाइगर सेंसस को, टाइगर की पॉपुलेशन को गिनने के लिए, ठीक ठीक गिनने के लिए जो शुरुआत में तकनीक यूज होती थी वो पगमार्क सेंसस टेक्निक थी। पगमार्क आप समझ रहे होंगे। पगमार्क सेंसस टेक्निक में हर टाइगर का अपना अलग पगमार्क होता है, उसमें जो पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक टाइगर का पगमार्क उसके लिए स्पेसिफिक होता है। पगमार्क के आधार पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर हो सकते हैं ये एस्टिमेशन तब हुआ करता था। ये क्रूड एस्टिमेशन था, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चलती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन जैसे होता है तकनीकी का, टाइगर का सेंसस करने का तरीका भी इवॉल्व हुआ, इजाद हुआ, नए तरीके इवॉल्व हुए, जिसमें आप कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक नाम आता है। कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक, स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक में कैमरे का यूज किया जाता है और टाइगर्स के बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, जो धारियां होती हैं, ये धारियां भी एक टाइगर और दूसरे टाइगर में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो आप स्ट्राइप्स के आधार पे टाइगर्स की पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो करने के लिए कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक यूज़ हुई। उसके बाद
तकनीकी और इवॉल्व होती हैं और अब वर्तमान समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है बच्चों, टाइगर के पॉपुलेशन के एस्टिमेशन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो यूज़ होती है। और आप सभी जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए उसके लिए स्पेसिफिक होता है। नो डीएनए कैन बी मैच्ड विथ अदर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग डीएनए इंडिविजुअल के अलग होते हैं। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जेनरिक क्लासेस में, उसमें डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, जो इनकी पॉपुलेशन है उसका निर्धारण पहले पग मार्क से, फिर कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक से, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से। आने वाले समय में ड्रोन और सैटेलाइट का भी यूज़ होना शुरू होगा, जिससे हम एस्टिमेशन कर सकें टाइगर के पॉपुलेशन को। तो वो आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब है 1973 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, जब संख्या पहुंच गई थी 1800, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व किया गया, रिजर्व किया गया टाइगर रिजर्व के थ्रू, और ये चीज़ें अब संतोषजनक परिणाम देने लगी हैं। तो आइए ज़रा रिसेंट डेटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्थिति है इस समय टाइगर एस्टिमेशन की, कितने टाइगर बचे हुए हैं। पीएम मोदी रिलीज द रिजल्ट ऑफ फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018. Data was collected using an Android based application, M-Stripes. मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मॉर्निंग नहीं है, दिस इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप इसका नाम है, याद रखिएगा। और एम स्ट्राइप, STRIPES, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एम स्ट्राइप मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या रही हैं? द काउंट ऑफ टाइगर इन इंडिया हैज़ राइजन टू 2967 इन 2018 अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस। 2967 हो गई टाइगर की पॉपुलेशन 2018 में। द 33% इन टाइगर नंबर is the highest ever recorded between cycle, which stood at 21% between 2006 to 10 and 30% between 2010 and 14। तो अभी जो टाइगर का राइज है वो 33% टाइगर राइज है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है। आप ये 33% रिसेंट डेटा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इससे पहले 21% 2006 से 10 में हुआ था और 30% 2010 से 14 में हुआ था। 4 साल पे ये हम देख रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश saw the highest number of tiger at 526, closely followed by कर्नाटका। कर्नाटका और मध्य प्रदेश में मैच भिड़ा हुआ है। 2 यूनिट से मध्य प्रदेश आगे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है, जहां 442 टाइगर्स हैं। छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम saw the decline in their टाइगर नंबर। याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाकी मध्य प्रदेश कर्नाटका याद हो जाएगा, यहाँ मिस मत कीजिएगा। छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम saw the decline in their टाइगर नंबर while टाइगर्स नंबर इन ओडिशा remained constant। ओडिशा में कांस्टेंट रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मिजोरम में टाइगर पॉपुलेशन कम हुए हैं। ऑल अदर स्टेट विटनेस्ड अ पॉजिटिव ट्रेंड। बाकी हर जगह पॉजिटिव ट्रेंड मिले हैं एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम, और उड़ीसा में कांस्टेंसी रही है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे डेटा। एट द लैंडस्केप लेवल ऑल 5 लैंडस्केप शोड एन इंक्रीज विद द सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप रिकॉर्डिंग द हाइएस्ट इंक्रीमेंट। सबसे अधिक सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है मध्य प्रदेश और कर्नाटका। बाकी हिमालयन स्टेट में और वेस्ट बंगाल की तरफ ये सारे जो आप देख रहे हैं, जिसको 5 लैंडस्केप में बांटा गया है, उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो हुई है टाइगर के पॉपुलेशन की, वो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में हुई है। इंडिया अचीव्ड इट्स कमिटमेंट टू सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन टाइगर
कंजर्वेशन से संबंधित है। और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में भारत अपने टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करने के लिए, मेरे ठीक पीछे आ रहा होगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2022 तक हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना चाहते हैं। ये ऐसा हमने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में प्लेज लिया था। तो इंडिया अचीव इट्स कमिटमेंट to the St. Petersburg Declaration of doubling tiger population much in advance to 2022 deadline। तो हम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के कमिटमेंट को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फोर्थ साइकिल ऑफ मीटर क्या है बच्चों? पीएम मोदी रिलीज द रिपोर्ट ऑफ फोर्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेलुएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। तो ये मित्रों नहीं है, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट मित्रों, इट इज़ मीटर। तो क्या है ये भी आप समझ रहे होंगे। द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेलुएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु शोड द हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन मैनेजमेंट सिंस द लास्ट साइकिल। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। और सत्यमंगला जंगल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इट इज इन तमिलनाडु। दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। हाईएस्ट पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड सत्यमंगला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु शोड द हाईएस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ हाईएस्ट नंबर है पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ के, और सत्यमंगल टाइगर रिजर्व में इंक्रीमेंट हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुई है टाइगर पॉपुलेशन की वो सत्यमंगलम जंगल में हुई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हुई है, जो कि तमिलनाडु में है। तो बात दोनों में आपको बात समझ में आ रही होगी। पेंच टाइगर रिजर्व में नंबर ऑफ टाइगर ज़्यादा हैं, ठीक है, और सत्यमंगल के जंगल में जो ग्रोथ है नंबर ऑफ टाइगर्स की वो ज़्यादा है, इंक्रीमेंट ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। 42% of the tiger reserve fell in the very good management category, 34% in good category, 24% in fair, and while no tiger reserve was rated poor। That means कि टाइगर रिजर्व को लेकर के भारत में जो है जागरूकता है, सरकार और लोग भी इसके लिए जागरूक हैं। कोई पुअर रेटेड नहीं है, ठीक है। अब किसने ये रेटिंग दी है ये भी मैटर करता है। तो 42% टाइगर रिजर्व हमारी जो है वेरी गुड मैनेजमेंट है, और 34% इन गुड कैटेगरी एंड 24% इन फेयर गुड कैटेगरी। ठीक है। इन द लास्ट 5 ईयर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द प्रोटेक्टेड एरिया। In 2014, there were 692 protected area, which increased to more than 860 in 2019. The community reserve have also grown 43 in 2014 to more than 100 now. So this is a kind of some statistical data which can support your answer. So do remember what kind of things are going on in case of protecting tiger, conserving the tiger, और आगे क्या चीज़ें हैं ये आप समझ रहे होंगे। IPCC रिपोर्ट लैंड एंड क्लाइमेट चेंज पे क्या है, ज़रा इसको एक बार ध्यान दे लें। और IPCC आपको इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि विश्व में हो रहे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एसेस करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, लोगों को जागरूक करता है, और उसे कैसे कंटेन किया जाए, मिटिगेट किया जाए, उसके बारे में स्ट्रेटजी भी तैयार करता है। ठीक है। अ न्यू रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट द एविडेंस ऑन हाउ द डिफरेंट यूज ऑफ लैंड आर अफेक्टिंग एंड गेटिंग अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। इस लाइन का अर्थ समझने के लिए आपको क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स पे जाना होगा। आपको पता है बच्चों कि ये जो 20वीं सदी है वो टेस्टिमोनियल है फॉसिल फ्यूल की। खूब फॉसिल फ्यूल जलाए गए हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब है पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को हम जब जलाते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कॉज करती है, जैसे मीथेन, ये फॉसिल फ्यूल से भी निकलती है, साथ ही साथ ये
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी इंडस्ट्री से भी निकलती है और पैडी फील्ड से भी निकलती है, यानी एग्रीकल्चर। तो कहने का मतलब है मीथेन का कई सोर्स है जो कि लगभग 20% का ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन करते हैं एंड फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को ऐड अप करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में खूब निकाली गई हैं और आज भी हमारा, अगर भारत की बात करें तो हमारा 60% जो पावर जनरेशन है वो इन्हीं पर आधारित है। कहने का मतलब है हमारी इकॉनमी में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको पावर चाहिए, पावर चाहिए तो आपको फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन जलाने पड़ेंगे, और जीवाश्म ईंधन जलाए नहीं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो वो अपना प्रभाव डालेंगी और उनका प्रभाव बड़ा डेलीटेरियस है हमारे इन्वायरमेंट पे। आप सभी जानते हैं सी लेवल राइज से लेके ग्लोबल टेम्परेचर राइज और चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट यहाँ था अब वहाँ से कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब इस लाइन को समझने के लिए मैंने इतनी सारी बात आपको आगाह की, आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। अब यहाँ ज़रा देखते हैं, प्रेजेंट द एविडेंस हाउ द डिफरेंट यूज ऑफ लैंड आर अफेक्टिंग एंड गेटिंग अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। अब ज़रा आप सोचिए, कहीं एक लैंड स्ट्रेच था जहाँ पे बारिश होती थी 100 सेंटीमीटर एनुअल, ये अच्छी खासी बारिश है, आप यहाँ पैडी बोते थे, आप एनिमल हस्बेंड्री करते थे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, सब कुछ था। अब यहाँ जो बारिश है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो गई है 30 सेंटीमीटर। सो डोंट यू थिंक कि अब वो सारी चीज़ें जो पहले आप कर पाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट अब परसिस्ट कर रहा है वो उन चीज़ों को असिस्ट नहीं कर रहा जो पहले वहाँ हुआ करती थी। तो यही कारण है बच्चों कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज से। छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, क्लाइमेट चेंज से लैंड यूज पैटर्न प्रभावित हो रहा है। जहाँ पहले अधिक बारिश होती थी वहाँ कम हो रही है, और जहाँ पहले कम बारिश होती थी आप वहाँ ज्वार, मक्का, मूंग ये सब बो देते थे, वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग करते थे, आप पशुपालन करते थे। अब वहाँ स्थिति हो गई कि वहाँ बारिश होने लगी। सो लैंड यूज पैटर्न वहाँ का भी बदलेगा। यही बात यहाँ लिखी गई है कि डिफरेंट यूज ऑफ लैंड आर अफेक्टिंग एंड गेटिंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ड्यू टू you can say changing pattern of rainfall, or you can say changing pattern of climate result in different land use pattern which were persisting earlier is now going to be changed. Are you getting this? तो ये climate change का प्रभाव है। This is the first time the IPCC has focused solely on the land sector. ज़रूरी भी है लैंड सेक्टर पे बात करना, क्योंकि अभी आपको पिछली क्लास में मैंने बताया कि 2050 तक आपको 10 बिलियन पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, और ये खाना कहाँ से लाएंगे? आपको एग्रीकल्चर करनी होगी, और एग्रीकल्चर लैंड से ही करेंगे, और लैंड पे अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो इट इज़ पोजिंग सम मोर चैलेंज। पहले तो था कि 10 बिलियन पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, आपको पैदा करना है। अब जहाँ जो लैंड पैदा कर रही थी वो नहीं करेगी, और कुछ नए लैंड जुड़ेंगे जो पैदा करना शुरू करेंगे। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा इस क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको भी हमें इक्विलिब्रेट करना है। हमें वो कैलिब्रेशन के मेथड्स ढूंढने होंगे ताकि हम इस चीज़ को अचीव कर पाएँ, क्योंकि बिना खाए तो भोजन नहीं होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो लॉन्ग रन में हमारे लैंड यूज़ पैटर्न को भी हमें देखना होगा, हमें स्विफ्ट चेंज लाने होंगे, हमें जो भी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होना होगा, और क्लाइमेट चेंज ना हो उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी होगी। आप ये बात समझ रहे हैं? पहले तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वी हैव टू चेंज अवर पैटर्न ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट हमें उसको मिटिगेट भी करना होगा, ताकि जो चीज़ें थीं इक्विलिब्रियम में वो वहीं पे पड़ी रहें। एनीवे, so this is the first time that IPCC has focused solely on the land sector. Why? Answer has been given. क्यों? क्योंकि land is a resource and it is the most important resource. It gives us
food, and food is one of the most essential requirement of human being, not only human being but all the fauna present here. Agriculture, forestry and other type of land use account for 23% of human greenhouse gas emission. Okay. At the same time, natural land process absorb carbon dioxide equivalent to almost a third of carbon dioxide emission from the fossil fuel industry. Food security is a problem now. Climate change is affecting all our four pillars of food security: availability, yield and production, access, price and ability to obtain food, utilization, nutrition and cooking, and stability, disruption of availability. So these four pillars are there which we find in our food security, and those pillars are सैगिंग राइट नाउ, और वो इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है. जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी वहाँ खूब बारिश होने लगी है. फसलें वहाँ पे जो बोई जा रही थी अब वहाँ नहीं बोई जा सकती. जहाँ जो फसलें बोई जा रही थी जिसकी यील्ड हो रही थी बारिश के कारण, जो रेनफेड एग्रीकल्चर था, अब वहाँ पे आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा. दो तरीके हैं, या तो स्विफ्ट चेंज के हिसाब से अपने को बदलिए, जो शायद निकट भविष्य में हमें वैसा ही करना होगा, या लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक सकें. सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा क्लाइमेट चेंज की विभीषिका. जो भी कोस्टल कंट्री हैं बच्चे, वो सारी की सारी डूबेंगी ड्यू टू राइज इन सी लेवल. सी लेवल राइज क्यों करेगा? आप सबको पता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा. ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर आइस है वो पिघलेंगी, पोलर आइस पिघलेगी तो सी लेवल बढ़ेगा. ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, अगर कहीं भी ताप बढ़ता है तो देयर इज थर्मल एक्सपेंशन. ये आपने सुना होगा, और कई बार सवाल भी पूछा है थर्मल एक्सपेंशन से, पीसीएस वगैरह में पूछता है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस देयर इज थर्मल एक्सपेंशन. कोई भी पदार्थ एक्सपैंड करता है, ठीक है. जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, सारे के सारे जो वाटर बॉडी हैं उसमें पानी होगा, वो एक्सपैंड करेगा, और जब पानी एक्सपैंड करेगा तो इट विल ब्रीच द सी लेवल, और ये फिर आएगा आपके शहर में, आपके घर में. अगेन सी लेवल चेंज दो तरह से हो रहा है. एक तो पोलर आइस मेल्ट होगी, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आने वाले समय में 2100 सदी तक ये माना जा रहा है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, जो कि काफ़ी है इस तरह की विभीषिका लाने के लिए. ठीक है बच्चों. थर्मल एक्सपेंशन और पोलर आइस मेल्टिंग से सी लेवल बढ़ जाएगा. सी लेवल के बढ़ते ही जो कोस्टल कंट्री हैं जहाँ पानी नहीं जा रहा था, या यहाँ आपने अर्बनाइजेशन कर दिया था तो केवल अर्बन फ्लड आ रहा था, अब ये सी लेवल बढ़ जाएगा और ये पहुँचेगा पानी आपके घर में, आपके खेतों में. खेतों में पहुँच गया सैलाइन वाटर, कर लो खेती आप. उसके बाद आप जलचर तो हो नहीं, एक्वाटिक एनिमल तो हो नहीं, तो क्या करोगे आप? यहाँ तो आप तैर के रह नहीं सकते. से फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर का भी वाटर लेवल होगा तो भी यू कांट लिव हियर, बिकॉज यू आर टेरेस्ट्रियल. आपको यहाँ से माइग्रेट करना होगा, और ये माइग्रेशन कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा माइग्रेशन दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया विल बी कवर्ड अंडर वाटर, और उस माइग्रेशन के जिम्मेदार हम ही हैं. और वो माइग्रेशन होगा, उसमें हमारे कल्चरल लॉस, हेल्थ मतलब लाइफ और पशु की तो बात ही छोड़ दो, जो कल्चरल हेरिटेज हैं वो ख़त्म होंगे, जो हज़ारों साल से हमने बना के रखे हैं, जिसे हम पूजते हैं, कहीं मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कई जो लैंडस्केप हमने डेवलप किए हैं अपने हिसाब से, वो सारे के सारे पानी में चले जाएंगे. वहाँ से जो माइग्रेशन होगा वो किस तरह ले जाएगा, आप सब समझ रहे हो बच्चे. जहाँ कहीं भी ऊंची जगह होगी वहीं जाएंगे, और जहाँ कहीं ऊंची जगह होगी वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, और भी लोग आएंगे. तो ठीक वो सारी समस्याएं जो एक ओवर क्राउडेड अर्बन एरिया की हो सकती हैं, वो सारी समस्याएं उस एरिया में हो जाएंगी. ये मैं इशारा कर रहा हूँ, आप ज़रूर इसको पढ़े होंगे. कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जैसे ही आप किसी स्थान के कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा क्राउड कर देते हैं तो वहाँ ओवर क्राउडिंग, अनहाइजीनिक कंडीशन, वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सिविल वॉर, इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं. तो इंडीड ये आने वाला जो समय है 21वीं सदी बीतते बीतते क्या गुल खिलाएगी
कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्लोबल वार्मिंग उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विभीषिका है, एंड इट्स अ ग्लोबल मेनेस, और इसे दुनिया पूरी एक साथ होकर के ही लड़ सकती है। तो फूड सिक्योरिटी ही नहीं, और भी मैंने जो समस्याएं आपको बताई, आप उन्हें विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसमें फूड सिक्योरिटी भी एक है। आईपीसीसी रिपोर्ट ने फूड सिक्योरिटी को तरजीह दी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन भूखे अगर रहे और हंगर से अगर डेथ होती है, और वो भी मास बेस पे, तो हम मानव कभी मन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये स्ट्रेटजी भी है कि हम फूड सिक्योरिटी मेंटेन करें, इसका ध्यान रखना है। आईपीसीसी ने ये रिपोर्ट दी है। बाकी आपने जो जेनरिक क्लास में क्लाइमेट चेंज पे आपको जो पढ़ाया गया होगा, आपके नोट्स होंगे, उनसे इसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब जीएस की क्लास चलेगी तो वहाँ हम लोग मिलेंगे। द फर्स्ट ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नेमेटोड वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर। नेमेटोड आर राउंड वर्म एंड देयर साइज कैन वेरी फ्रॉम अ टाइनी 0.2 मिलीमीटर टू फ्यू मीटर्स। निमेटोड्स छोटे रहे होंगे तो आप इनसे 2-4 ज़रूर हुए होंगे, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली पैरासाइट, ठीक है, दे आर एक्चुअली पैरासाइट, और इनके जो हैबिटेट हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर से लेकर के मिट्टी और कहीं भी हो सकते हैं। तो दीज निमेटोड्स आर राउंड वर्म जो 0.2 मिलीमीटर से लेकर फ्यू मीटर तक होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ जानकारी अभी, चूँकि आपके न्यूज़ में ये था इसलिए इसको कवर किया गया है। देयर आर अबाउट 57 बिलियन निमेटोड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। जस्ट इमेजिन, इनकी संख्या देख लो, 57 बिलियन निमेटोड्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी एक आदमी से इनके 57 बिलियन परिवार चलते हैं, 57 बिलियन लोगों के परिवार चलते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आप मनुष्य होने पे नाज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कारण 57 बिलियन निमेटोड, सिर्फ निमेटोड की बात कर रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया वगैरह छोड़ दीजिए, इनको आप खाना पीना खिलाते रहते हो। सो वी मस्ट प्राउड ऑफ, इसीलिए शायद कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। तो अगर आप मनुष्य के तन योनि में हैं तो इसका मतलब है कि आप विशिष्ट हैं, और ऊपर से अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं, और आप सभी उस तरफ जा रहे हैं। Their total biomass comes to around 300 million ton, which is about 80% of the combined weight of Earth's human. आप समझ सकते हैं कितना है। They are responsible for 2.2% of total carbon emission from soil. सॉयल के अंदर से जो भी कार्बन इमिशन होता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली डीकम्पोजर, दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेड मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सॉयल, सो दे कंट्रीब्यूट अबाउट 2.2% ऑफ टोटल कार्बन इमिशन फ्रॉम द सॉयल. At 38% of the total sub-Arctic region have the highest abundance of nematode. Sub-Arctic region में सबसे ज़्यादा nematodes हैं, 38%. ठीक है, आगे बात करते हैं. ये बड़ा ही मज़ेदार सा जानवर है, आप देख रहे होंगे इसको. ये पग कुत्ते जैसा है, लेकिन ये इसको पिग कहा जाता है, पिगलेट कहा जाता है. वाटर बियर और मॉस पिगलेट इसका नाम है. इसको इजराइल ने चांद पे भेजा है और ये जीव है, और ये वहाँ कोलैप्स होने के बाद भी ज़िंदा है ऐसा पता लगा है. इसका नाम है टर्डीग्रेड्स. आइए इसके बारे में ज़रा जानकारी लेते हैं. देख रहे होंगे तो आप, ये पग कुत्ते जैसा लग रहा है, बस इसकी आंखें अगर यहाँ बना दी जाएं कुछ ऐसे. सो अब ये पिगलेट भी लगने लगा है कि नहीं. नाम याद रखिएगा, आंखों पे ध्यान मत दीजिए. इट्स नेम इज टर्डीग्रेड्स. ठीक है, टर्डीग्रेड्स. It was in news, so I kept it specially for you. An Israeli spacecraft called Beresheet crashed onto the moon in April 2019. Now it's been revealed that the mission was carrying a cargo of dehydrated microscopic life form known as tardigrade. ये लाइफ फॉर्म है जो डिहाइड्रेटेड लाइफ फॉर्म था, इसको भेजा गया था जस्ट टू स्टडी कि ये वहाँ रह पाता है कि नहीं. लेट्स सी. इट वाज रिपोर्टेड दैट दे मे स्टिल अलाइव. ये अभी भी ज़िंदा हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट, ऐसा न्यूज़ आया था. तो टर्डीग्रेड ऑर्गेनिज्म है, ये भेजा गया था बेयरशीट से इजराइल के द्वारा. कहाँ भेजा गया? मून पे. वो आज भी ज़िंदा हो सकते हैं. टर्डीग्रेड क्या है? दे आर नोन एज वाटर बियर्स. इनको पानी का भालू कहा जाता है. और मॉस पिगलेट,
या इन्हें मॉस पिगलेट कहा जाता है। दे आर ए फाइलम ऑफ वाटर ड्वेलिंग 8 लेग्ड, इनमें 8 पैर पाए जाते हैं। 3 3 6 दिख रहे हैं, पीछे वाला नहीं दिख रहा। सेगमेंटेड माइक्रो एनिमल एंड दे आर माइक्रो एनिमल एंड दे आर सेगमेंटेड माइक्रो एनिमल। सो दे डोंट हैव आइज, ये मैंने अभी बनाई हैं। उसके बाद ये सुंदर दिखने लगा है, आपको याद रहे, एंड इट लुक्स क्यूट। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ मॉस पिगलेट और वाटर बियर एंड इट लुक्स लाइक पग ऑल्सो। मुझे ये पहले नज़र में पग ही दिखा था एनीवे, लेकिन 8 पैरों वाला। ठीक है, टार्डीग्रेड्स याद रहेंगे। फिजिकल डिस्क्रिप्शन जरा पढ़ लेते हैं। टार्डीग्रेड्स आर यूजुअली अबाउट 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग व्हेन फुली ग्रोन। जब ये सबसे बड़े होते हैं तो 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। दे आर शॉर्ट एंड प्लम्प, देख के लग रहा है इनको वेट लॉस की ज़रूरत है। विथ 4 पेयर ऑफ लेग्स ईच एंडिंग इन अ क्लॉज यूजुअली 4 to 8 आर सकिंग डिस्क। इनके ये जो क्लॉज हैं इट इज़ एक्चुअली सकर्स और सकिंग डिस्क इनको कहा जाता है। ठीक है, ईच एंडिंग ए क्लॉ यूजुअली 4 to 8 आर सकिंग डिस्क। Distribution, they have been found everywhere from mountain top to the deep sea and mud volcanoes, from tropical rainforest to Antarctic. Tardigrades are among the most resilient animal known. अब भाई जो रह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब पृथ्वी पे एटलीस्ट, तो वो रेजिलियंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो कहाँ कहाँ रह रहा है आप देखो। फ्रॉम द माउंटेन टॉप जहाँ बहुत ठंड है, टू द डीप सी जहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट है, बहुत गर्मी है, मड वॉल्केनो, फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अंटार्कटिक। सो यू कैन सी द रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। तभी इसको चुना गया कि यार तुम चैंपियन हो, तुमको चलो मून पे ले चलते हैं, लेट्स सी वहाँ जिंदा रह पाते हो कि नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इजराइल ने इन्हें मून पे भेजा है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड एक लेपर्ड्स होते हैं। इट लुक्स लाइक बादल जैसे दिखाई पड़ते हैं, हल्के रंग के होते हैं। तो ये आपके न्यूज़ में था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड ऑन क्लाउडेड लेपर्ड बाय 20 रिसर्चर्स फ्रॉम द वर्ल्ड हैज़ हेल्प्ड अंडरस्टैंडिंग देयर हैबिटेट एंड माइग्रेशन कॉरिडोर। Subspecies classically considered as a single species, the clouded leopard has recently been split into 2 species. पहले इसको एक ही स्पीसीज माना जाता था, बट रिसेंट डेटा बता रहे हैं कि नहीं, इनमें भी 2 जातियां होती हैं। नियोफेलिस नेबुलोसी, ये एन स्मॉल से लिखना चाहिए एनीवे, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। और नियोफेलिस डाईआरडी, दिस इज डाईआरडी, इट इज़ फाउंड इन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। सो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ना याद हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप याद करिए, परीक्षा आपको देनी है। ये नहीं चलेगा सर इसका नाम बहुत कठिन है, हमें नहीं पता, आप बार बार इसको लिखिए, याद हो जाएगा। नियोफेलिस दोनों में कॉमन है, तो नियोफेलिस निकाल लीजिए बाहर। नियोफेलिस नई बिल्ली, फेलिस आपको पता ही है, जो फेलाइन फैमिली होती है उन्हें फेलिस कहते हैं, जो कैट फैमिली है, कैट। तो नियोफेलिस एक है, नीबुलोसिस, स्मॉल से होना चाहिए, नीबुलोसिस, और दूसरी है डाईआरडी, डाईआरडी, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अब नीबुलोसिस, डाईआरडी आपको याद करना है। ये क्लाउडेड लेपर्ड हैं जो पहले सिंगल स्पीसीज समझे जाते थे, बट अब ये 2 स्पीसीज, वो 2 स्पीसीज होते थे, सिंगल समझे जाते थे। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 स्पीसीज जो इन दोनों को अलग अलग जातियों में विभाजित करती हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, क्लासिकली कंसिडर्ड एज सिंगल स्पीसीज, द क्लाउडेड लेपर्ड हैज रिसेंटली बीन स्प्लिट इनटू 2 स्पीसीज। इट्स नेम आफ्टर डिस्टिंक्टिव क्लाउड ऑन इट्स कोट, जो ये कोट पहन करके पैदा हुआ है। एलिप्सिस पार्शियली एज्ड इन ब्लैक with the inside darker color than the background color of a pelt।
मुझे तो ना समझ में आया, ऐसा लिखा हुआ था, बस ये समझें कि ये क्लाउड इसलिए कहा जाता है कि दे लुक लाइक क्लाउडी कोट, देयर कोट इज लुक्स लाइक क्लाउडी, समवेयर इट इज़ डेंस, somewhere it is foggy, that means white. Are you getting? And ये एक में मिक्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक एज और जो वाइटिस फॉगी जो कोट है वो एक में मिक्स होता है और वो क्लाउड कलर, क्लाउड जैसा रिजम्बलेंस देता है, इस कारण इसे क्लाउड लेपर्ड कहते हैं. इट हैज़ शॉर्ट लेग्स एंड ब्रॉड पाज विच मेक इट एक्सेलेंट क्लाइंबिंग ट्रीज. ये छोटे छोटे पैर हैं और इसके जो पॉज हैं बड़े हैं, जिससे इसको एक्सेलेंट क्लाइंबर माना जाता है. क्लाउडेड लेपर्ड. रेंज, हिस्टोरिकली देयर रेंज कवर्ड मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल, सदर्न चाइना थ्रू थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड बोर्नियो, यहाँ पाया जाता है. इन इंडिया इट अकर्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल. Important for you. Northeast and West Bengal. It is a state animal of Meghalaya. Very important for you. Dampa Tiger Reserve in Mizoram has one of the highest population densities. Dampa Tiger Reserve मिजोरम, मेघालय का ये स्टेट एनिमल है, लेकिन दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी है, किसकी? क्लाउडेड लेपर्ड की. कंजर्वेशन स्टेटस, बोथ द स्पीसीज आर लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं. देखो, क्लाउडेड लेपर्ड इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसको पढ़ें अलग से, लेकिन अगर ये न्यूज़ में आ गया है, किसी भी तरह से न्यूज़ में आ गया है और वो IUCN में है, रेड डेटा बुक में है, तो आपको उसका स्टेटस जानना होगा. तो व्हाट इज़ वल्नरेबल, आई हैव गिवन यू द वे, कहाँ से आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा. और ये वल्नरेबल है, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि रिसेंटली इन द न्यूज़ वी हैव सीन द क्लाउडेड लेपर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मिजोरम. दम्पा टाइगर रिजर्व हैज़ इट्स हाइएस्ट पॉपुलेशन विच इज़ इन मेघालय, यहाँ बदल सकता है. And it is endangered species according to red data book. Which of the following statement are correct regarding clouded leopard? None of the above. आंसर होगा. तो यहाँ इन इंफॉर्मेशन में थोड़े चेंजेस ला करके आपसे प्रश्न बन सकते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. इसको ध्यान में आप रखेंगे. इन 2018 इंडिया एडेड क्लाउडेड लेपर्ड टू इट्स रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज टू एड मोर रिसर्च एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट. भारत ने इसको अपने रिकवरी प्रोग्राम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा, वल्नरेबल इसको माना जाता है IUCN में, बट इंडिया में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में इसे मान्यता दी है भारत ने, ताकि इसके कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ को और भी अच्छा किया जा सके और इसे बचाया जा सके. ठीक है, ये था आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर से संबंधित थे, क्लाउडेड लेपर्ड. और ये दोनों स्लाइड एक ही हैं, इसलिए जो बातें यहाँ कही गई हैं वही वहाँ पे लिखी गई हैं. याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड टर्डीग्रेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डू रिमेंबर, मेक द नोट्स फॉर इट. और निमेटोड्स भी रख सकते हैं. IPCC रिपोर्ट लैंड एंड क्लाइमेट चेंज, मैंने थोड़ा क्लाइमेट चेंज को आपके बीच में रखने का प्रयास किया, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा. बाकी टाइगर के सेंसस से संबंधित कुछ डाटा थे जो आज इस क्लास में मैं आपके बीच में रखने का प्रयास किया. चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ इससे संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से होंगी वो बातें, वो आपके बीच में मैं ले आऊँगा. आज बस इतना ही. थैंक यू फॉर टुडे.